बंदा कैसे देश चलाता है? ऐसे ही चलाते हैं। प्लीज लेट मी प्रोसीड सर। उमाशंकर सिंह, ये नई रवायत हम अब स्टैब्लिश कर रहे हैं क्या? नई रवायत कि अमेरिका जो कहेगा ना खाता ना भाई वही सही, भाई हमारी ही देश की प्रधानमंत्री, एंड विदाउट जजिंग एनीवन, हमारी देश की प्रधानमंत्री यूएसए में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह आई थी कि दिस इज इंडियाज बिजनेस। उमाशंकर सिंह, हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं इस वक्त? जी देखिए गरिमा, इस बहस के कई पहलू हैं और कई पहलू पर जाया जा सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमको बेसिक पकड़ के चलने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जहाज पे हमला हुआ सेटेबेलो पे, उसके बाद जो शुरुआती जानकारी आई उसके जरिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि जो अमेरिका ने किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो नाकेबंदी तोड़ के जहाज वाकई में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैं बेसिक की बात करता हूं तो उसमें यह सोचना पड़ेगा कि अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो आखिरकार कानूनी तौर पे कहां ठहरती है। और जैसा कि जो हमारे गेस्ट हैं रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने इस बात को छुआ भी है, उस पर उन्होंने रोशनी भी डाली है। देखिए, दो तरह के प्रतिबंध हैं ईरान पर। एक तो वो है जो यूएनएससी के जरिए लागू किए गए हैं, लेकिन वो प्रतिबंध हैं जिसके जरिए वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को या फिर वो जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे न बढ़ाए, उसका प्रसार न करे। तो उससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उस पे वो जो प्रतिबंध हैं वो आयत हैं। लेकिन जो अमेरिका ने जो एक सेकेंडरी जो सैंक्शंस के तहत जो अपने प्रतिबंध लगाए हुए, जिसमें कि तेल का जो निर्यात है वो ईरान नहीं कर सकता और कोई दूसरा देश जो है वो तेल नहीं खरीद सकता। अब जो है सारा झगड़ा यहां से शुरू होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर रखा है, वो भी इलीगल है और उसके लिए भी भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता रहा है। अमेरिका ने जो बदले की कार्रवाई के तौर पे आर्थिक नाकेबंदी कर दी है वो भी उस यूएन सैंक्शन के तहत नहीं आता और इसलिए भी वो गैर कानूनी है। तो ऐसे में अगर कोई जहाज जाने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका ये नहीं कह सकता कि भाई तुम क्यों गए। यहाँ पे आपने जो शुरुआती अपने वक्तव्य में जो बात कही वो बात बिल्कुल सही बैठती है कि अमेरिका अपने हिसाब से जो है पूरे प्रकरण को लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि समय कम है, इसलिए मैं छोटे मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। अभी यहाँ पे कई वक्ताओं को मैं सुन रहा था, शायद उनमें से किसी को याद हो किसी को ना याद हो कि 2018 का वक्त था जब ट्रंप ने जेसीपीओ से अपने आप को निकाला, यानी कि जो 5+1 संधि थी और जो ईरान के साथ किया गया था और जो 2016 में हुआ था, उससे अपने आप को जब निकाल लिया तो फिर से बात आई कि ईरान पे प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है और लगा दिया था उसने। उस समय ईरान के जो विदेश मंत्री थे जवाद जरीफ, वो भारत आए हुए थे और उस समय सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी। कोई भी गूगल करके ये सवाल ये जान सकता है कि उस समय सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ यूएन के प्रतिबंधों को मानते हैं, उसके अलावा किसी और प्रतिबंध को नहीं मानते हैं। आज की तारीख में मुझे भारत सरकार के किसी भी मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय तो छोड़ दीजिए, किसी भी मंत्री की तरफ से, किसी भी इदारे की तरफ से ये सुनने को नहीं मिलता कि अगर जो प्रतिबंध है, जो यूएनएससी की तरफ से लगाया गया प्रतिबंध है ईरान पर, उसी को हम मानेंगे और उसके अलावा के प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार हम अमेरिका के प्रतिबंध को क्यों मान रहे हैं? हम कोई स्वेच्छा से या खुशी नहीं मान रहे, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है उसकी जो प्रभुसत्ता है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, उसके जरिए हम सबों के हाथ बंधे हुए हैं। उमा, इसमें बस एक छोटा सा काउंटर ये है उमा, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया और अमेरिका की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी के चलते आप ये कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं, तो 10 बरस पहले तो हमें और दबाव में होना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपका जो इंटरवेंशन है वाजिब है, लेकिन देखिए रुपये के हिसाब से जो एक सहमति बनी ईरान के साथ, या फिर आप देखिए कि रूस के साथ भी रुपयों में लेन देन की बात हुई, तेल खरीद की बात हुई, लेकिन रुपये का जो असर है दुनिया में, जो उसका जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड है। अगर रूस के बात करें, रूस की कंपनियों की बात करें, तो जो हमने रुपए में भुगतान किया उनके वो रुपए आज भी भारत के बैंकों में हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दुनिया के किसी और देश में उन रुपयों को खर्च करें। आपको याद होगा कि इसलिए बीच में रूसी भुगतान जो है हमने युआन में किया था, चाइनीज करेंसी में किया था और उस समय एक बड़ा ये तुर्की भी जो है वो बना था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि हमको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था जो है वो डॉलर आधारित है, हमें डॉलर में भुगतान। और सिर्फ यही नहीं, हम अगर उन सैंक्शंस को नहीं मानेंगे तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है।
अमेरिका दूसरे हमारे क्षेत्रों में हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। नहीं, फिर तो उमा ये मैं आपको इसलिए रोक रही हूं, समय मेरे पास कम है, मेरे पास 2 मेहमान हैं। मुझे आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये लेना है कि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि यूएस ब्लॉकेड, ही अंडरस्कोर्ड दैट वायलेशन ऑफ द यूएस ब्लॉकेड एंड द इलिसिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इरानियन ऑयल विल नॉट बी टॉलरेटेड। यानी जो 19,000 हमारा इंडियन क्रू फंसा हुआ है, अगर वो ईरान से या किसी भी तरह का सैंक्शन लेकर निकलता भी है, दे आर ऑल इन द रेंज ऑफ अमेरिकन मिसाइल। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी निगाह इस बात पर अटकी हुई है कि प्रधानमंत्री अभी फ्रांस में हैं और G7 में हिस्सा लेने के लिए वहां पर हैं। साइडलाइंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में किस पुरजोर तरीके से भारत अपनी बात कहता है और किस तरह का आश्वासन अगर ले पाने में कामयाब पर हम 17 जून का इंतजार क्यों कर रहे हैं उमाशंकर सर उमा, हम 17 जून का इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? मार्को रूबियो हमें आज डपटता हुआ दिखाई दे रहा है और हम 17 जून का इंतजार करेंगे। जी देखिए, मैं जो अभी जिस तरह से सरकारी रुख नजर सामने आया है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पैर, तो अभी जो एक मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, निगाह उस तरफ लगाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये निगाह रखनी पड़ेगी। ठीक है उमा, आई एम रियली सॉरी, आई ट्रूली वांट टू हियर यू अप, बट टाइम इज वेरी शॉर्ट। करुण,